हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको फिर से आपका वही चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण लेकर आए हैं, जो आपको इससे पिछले वाले कंटेंट में आपको समझाया गया था, वीडियो में समझाया गया था कि हमारा ये चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे के बारे में हम लोग बात किए थे। जो भी टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसके अलावा और भी टॉपिक हमारे बच चुके हैं इस चैप्टर में और बचे हैं, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। और क्लियर किस टाइप से होगा वो आप देख चुके हैं। कैसा लगा वीडियो, पहला वीडियो ये चैप्टर का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ये वीडियो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप गौर से इस चैनल पर बने रहें और गौर से एकदम देखेंगे वीडियो को, और अच्छे से देखें ताकि आपको पूरे कंटेंट समझ में आए और पूरे वीडियो समझ में आए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग उस दिन पढ़े थे, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि आपको पढ़ाए थे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में हम लोगों ने जाने थे कि अम्ल क्या होता है। दूसरा हम लोग जाने थे कि भस्म क्या होते थे, भस्म क्या है आप जाने। फिर तीसरा उसमें जान चुके कि क्षार क्या होता है, अम्ल भस्म क्षार भी समझ गए। अब हम लोगों का जो बचा है लवण बचा है, और लवण के अलावा और भी टॉपिक्स है जो हम लोगों को पढ़ना है, इस क्लास में देखना है कैसा है क्या है, वीडियो आपको समझना है। प्यारे बच्चों, तो इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अपच। क्या है? अपच। बच्चों, अपच क्या है? अपच क्या है मतलब, जो अब अपच से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अपच क्या होता है। अपच बच्चों होता है कि जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं और भोजन को हम लोग लेते हैं, तो लेने के बाद वो क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोगों को वो पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, अपच कहते हैं। जो भोजन नहीं पचता मतलब अनपच हो जाता है, पचता नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपच कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसको समझेंगे कि अपच क्या है। अपच समझ गया कि अपच क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन नहीं पच पाता है पेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपच कहते हैं। तो बच्चों की अपच जो होते हैं वो किस कारण से पेट में होते हैं, पेट में अपच जो किस कारण से होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। और बहुत दफ़ा पूछा गया है कि अपच जो होते हैं वो किससे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपच जो होते हैं पेट में अम्ल बढ़ने के कारण, किसके कारण होते हैं, अम्ल हमारे पेट के अंदर जब बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपच का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अपच का रूप ले लेता है। तो अम्ल यानी हमारे जो पेट में जो खाना भोजन रहता है, और वो भोजन किस में बन जाता है, अम्लता में बदल जाता है, जिसको ही हम क्या कहेंगे, अपच कहेंगे, और वो अपच का रूप ले लेता है। प्यारे बच्चों, तो अब इसका उपचार कोई होगा ना, कि हाँ सर जी हमको तो अपच हो गया है, अम्ल के कारण अपच हो गया। अब इसका उपचार क्या है, उपचार क्या है बच्चों? तो उपचार को हम देखेंगे कि उपचार आपका क्या है। तो उपचार जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसका उपचार जो होता है एंटासिड के कारण। किससे होता है? एंटासिड। एंटासिड, यह एंटासिड है। अब एंटासिड पूछोगे बच्चों क्या होता है, तो एंटासिड जैसे हम किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज दैट ले लीजिए आप, वायरस होता है, वायरस का निचोड़ क्या होता है, उसका एंटीवायरस होता है। तो उसी टाइप से होते हैं जैसे एंटासिड। एंटासिड, अब हमको वायरस क्या हुआ, यहाँ पर वायरस कौन सा हुआ, पेट में अम्ल हुआ है। क्या हुआ? अम्ल हुआ। अम्ल के कारण हुआ, अम्लता के कारण हुआ, तो यहाँ पर हमारा वायरस कौन बना, अम्ल बना। अब इसका एंटीवायरस कौन होता है, एंटासिड बोले तो इसके अपोजिट वाला, मतलब उल्टा वाला, इसके जो उल्टा होते हैं, इसके उल्टा जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इसका एंटीवायरस मतलब कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके अपोजिट क्या पढ़े हम लोग, अम्ल का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा बच्चों? क्षार होगा। क्षार हमारा क्या हो जाएगा,
एंटासिड हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि अपच का उपचार किससे करेंगे, तो किससे करेंगे? क्षार से। किससे करेंगे बच्चों? क्षार से करेंगे, ठीक ना। ये हमारा उपचार है, किसका? अपच का उपचार है। अम्ल हो गया हमारा, क्या हो गया? एंटासिड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्षार। और क्षार से इसका हम क्या करेंगे? उपचार करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आपको ये वाला कभी भी पूछे तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम क्षार जो होते हैं, क्षार से इसको सही करेंगे। अब पेट में कभी कभी अम्लता जो बन जाते हैं, अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तो अम्लता हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्षार के रूप में क्या लेते हैं? जैसे इनो लेते हैं, दुकान से इनो मंगाते हैं और उसको घोल कर पीते हैं। तो इनो जो पीते हैं बच्चों, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र जो होता है, उसका सूत्र प्यारे बच्चों होता है, उसका सूत्र होता है MgOH/2। ये आपको हो गया इसका सूत्र हो गया, किसका? इनो का सूत्र हो गया। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि इनो का सूत्र क्या होता है, तो Mg/OH2 होता है। ये आपको सूत्र रखना है इनो का, याद, ठीक है। ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और पूछता ही है। तो हम लोग क्षार के रूप में क्या लिए? यहाँ पर इनो ले लेते हैं, जिसका अनुसूत्र होता है ये Mg/OH2, यानी कि ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। क्यों क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। ये आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? घोलते हैं और पानी के रूप में पी लेते हैं। तो ये हमारा पेट की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। फिर हमको रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसको भी पी लिए, हमारे में जो पेट में जो बना है, अम्लता बढ़ा है, तो उससे कौन सी गैस बनेगी? उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पेट में जो अम्लता बढ़ती है तो उसके कारण कौन सी गैस बनती है? पेट में जो गैस बनती है वो गैस कौन सी होती है? तो वो गैस जो होता है प्यारे बच्चों, उस गैस का नाम है CO2। कौन सी गैस होती है? बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस हमारे पेट में बनती है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पेट में जो गैस बनती है, जिसके कारण क्या होता है? पेट में क्या होता है? अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अम्लता के कारण कौन सी गैस बन जाती है? क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो हमारे शरीर में पेट के अंदर बन जाती है, ठीक है बच्चों। अब उपचार आप याद रखना, एंटासिड के जरिए होता है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड वो होता है जो मतलब वायरस हो, वायरस हमारा यहाँ पर क्या हो गया? अम्ल हो गया, और इसका एंटीवायरस क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हम कि क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ देगा कि हमारे दंत जो होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो क्यों खराब होते हैं? हमारे दांत जो होते हैं वो क्यों खराब हो जाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या बोलेंगे? हमारे जो दंत होते हैं, हमारे जो दंत होते हैं ये भी प्यारे बच्चों अम्लता के कारण ही खराब होते हैं। मतलब अम्ल के कारण ही खराब होते हैं। किसके कारण खराब होते हैं? अम्ल के कारण होते हैं। अब देखो बच्चों, दांत के ज़रिए हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं, और भोजन को लेने के बाद क्या होता है? वो हमारे मुंह में जाते हैं, पचते हैं, खाते हैं, पेट में जाता है। उसके बाद कुछ मात्रा में क्या होता है? भोजन का जो अंश होता है वो क्या होते हैं? दांत में फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद वो अम्ल का रूप ले लेते हैं। अम्ल का रूप लेने के बाद उसमें क्या हो जाता है? वो उसमें धीरे धीरे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और वही बैक्टीरिया लगने से क्या होता है? हमारा दांत खराब हो जाता है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दंत क्यों खराब होते हैं? तो दंत जो खराब होते हैं अम्ल के कारण ही खराब होते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग कि ये सारे समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आपको पहला अपज से था। अपज बोले तो अपज क्या होता है? अपज का उपचार क्या होता है? उपचार के रूप में हम क्या लेते हैं? इसको क्या क्या यूज़ करेंगे जो सही रहेगा? कौन सी गैस बनती है? दंत कैसे खराब होता है? उसको कैसे सही करा जाएगा? तो ये आप इसको याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों आप नोट्स में अपने कि इसको कैसे नोट करने, क्या करने हैं, जो हमको समझ आएगा, ठीक है।
तो इसके आगे हम लोगों का टॉपिक जो है वो टॉपिक का नाम है लवण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम लोग पढ़ चुके हैं, लवण पढ़ेंगे आज कि लवण क्या है, ठीक ना। लवण के बारे में हम जानते हैं। लवण को ले लेते हैं यहाँ पर हम। लवण किससे बनता है प्यारे बच्चों, इसको पहले जानेंगे। इसका सूत्र होता है NaCl, ये हमारा सूत्र हो गया लवण का। अब बच्चों लवण जो बनते हैं अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उदासीन पदार्थ बनता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब इन दोनों के क्या होते हैं, अभिक्रिया होते हैं। इन दोनों को हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। तो इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होते हैं, तो उदासीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन से पदार्थ, उदासीन पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसका ही नाम क्या पड़ा है, जिसको ही हम क्या कहेंगे, लवण कहते हैं। जिसको ही हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको ही हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अम्ल प्लस क्षार मतलब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उदासीन पदार्थ बनता है, जो उदासीन पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लवण कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए अम्ल का सूत्र होता है HCl, ठीक है। अब क्षार का यहाँ पर देख लीजिए HCl और NaOH, ये हो गया। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो तैयार हुआ तो वो क्या हो गया, NaCl तैयार हुआ, मतलब लवण तैयार हुआ। अब लवण तैयार हुआ, लवण और प्लस जल भी देता है। ये हमको क्या देता है प्यारे बच्चों, लवण और जल दोनों तैयार करता है। ये इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको उदासीन पदार्थ जो बनता है, तो उदासीन पदार्थ को हम क्या कहते हैं, और उससे हमको क्या प्राप्त होता है, लवण और जल दोनों प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए लवण का सूत्र हो गया NaCl और इसका H2O मतलब जल हो गया, ठीक ना बच्चों। तो आपको याद रखना है कि अब देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अब जैसे कि हम लोग जाने थे कि अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान आपको याद होना चाहिए बच्चों कि 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। बट यहाँ पर आपको हम अगले क्लास में पढ़ाते हैं कि क्षार का जो pH मान होगा, क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक, ठीक ना बच्चों। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि लवण का pH मान क्या होता है, तो लवण का pH मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, और यहाँ पर आपको पूछ दिया जाएगा जल का pH मान कितना होता है, तो जल का भी pH मान कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका भी pH मान 7 होता है। इसका भी pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो आपको याद रखना है कि लवण और जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा बच्चों कि आपको पूछ दिया जाएगा कि साधारण नमक का pH मान क्या होता है। तो आपको साधारण नमक का pH मान पूछे तब भी आपको क्या बताना है, इसका भी pH मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान पूछे तो उसका भी क्या होता है, 7 ही होता है, ठीक ना बच्चों। अब आपको पूछा जाएगा कि जल का pH मान कितना होता है, तो जल का pH मान भी क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना, माइंड में इसको रखना है, कवर रखना है, ठीक ना। अब याद रखना है कि लवण क्या है। तो ये तीनों टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है बच्चों। अम्ल, भस्म, क्षार और लवण को भी हम आज आपके बीच दिखाएं, समझा रहे हैं। तो लवण क्या है, एक दफ़ा और रिपीट कर ले। लवण क्या है कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उदासीन पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और लवण उदासीन पदार्थ हमको क्या देता है, लवण और प्लस जल दोनों देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, और लवण क्या हो गया, pH मान 7 हो गया। जल का भी pH मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात हमको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, समुद्र के जल में
क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता। तो समुद्र के जल में जो होता है बच्चों, इसमें केवल लवण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है, लवण पाया जाता है। बट इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? आयोडीन नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक ना। आपको याद रखना है कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, तो समुद्र के जल में लवण पाया जाएगा, बट आयोडीन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। तो ये टॉपिक को आपको क्लियर हो चुका है। अब इसको हम इरेज करेंगे बच्चों, नोट करना होगा तो आप जल्दी फटाफट इस वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं अगला टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है, हाँ आपको क्वेश्चन एक इसी से रिलेटेड उठ जाएगा, जो लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या? लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब तीनों लवण हो गया, जैसे साधारण लवण, पहला क्या हो गया? साधारण लवण। दूसरा हो गया अम्लीय लवण। दूसरा हो गया अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और तीसरा हो गया क्षारीय लवण। क्या हो गया? क्षारीय लवण। यह 3 प्रकार का बच्चों लवण होता है। लवण पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा होता है जो क्षारीय लवण होता है। अब इसको जानेंगे कि साधारण लवण कैसे बनता है। साधारण लवण क्या क्या चीज़ मिलकर बनाता है साधारण लवण। अम्लीय लवण क्या क्या मिलकर हमको अम्लीय लवण देता है, या फिर हमको क्षारीय लवण क्या क्या मिलकर हमको क्षारीय लवण देता है, ठीक ना बच्चों। तो हम लोग जानेंगे कि अम्लीय लवण किस क्या क्या मिलकर अम्लीय लवण देता है और क्या क्या मिलकर क्षारीय लवण देता है, फिर क्या क्या मिलकर हमको क्षारीय लवण और अम्लीय लवण और साधारण लवण देता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि परवल अम्ल प्लस परवल क्षार। क्या? परवल क्षार। तो साधारण नमक जो बनता है हमारा, वो साधारण नमक क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? परवल अम्ल और परवल क्षार दोनों के मिलने से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, तो साधारण नमक तैयार हो जाता है। आपको पूछ दिया जाएगा किस किस चीज़ से मिलकर साधारण नमक तैयार होता है, तो क्या बोलेंगे? परवल अम्ल और परवल क्षार के मिलने से हमारा साधारण नमक तैयार होता है, लवण तैयार होता है। अब दूसरा है अम्लीय लवण। दूसरा क्या है? अम्लीय लवण। तो परवल अम्ल इसमें रहेगा परवल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। ये दोनों मिलकर हमको क्या देगा? अम्लीय लवण देगा। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर हमको क्या दे देगा? अम्लीय लवण देगा। तीसरा है क्षारीय लवण। तो इसमें क्या होगा बच्चों? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल और परवल क्षार रहेगा, सॉरी, दुर्बल अम्ल प्लस परवल क्षार। ये दोनों मिलकर हमको क्या बना देगा? क्या देगा? क्षारीय लवण देगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चों, साधारण नमक कैसे बनेगा, लवण कैसे तैयार होगा, तो परवल अम्ल प्लस परवल क्षार। और अम्लीय लवण कैसे तैयार होगा, तो परवल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। और क्षारीय लवण कैसे तैयार होगा, तो दुर्बल अम्ल प्लस परवल क्षार मिलकर हमको क्या दे देगा? क्षारीय लवण दे देगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये टॉपिक आपका लवण से था, ये लवण से टॉपिक है, जो आप इसको अच्छे तरीक़ा से इसको समझ लें, ठीक है। इसके साथ अगला टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों।
इसको हम समझेंगे कि खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है या खाने वाला सोडा क्या है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे तैयार किया जाता है, बनाने का सिद्धांत, या फिर इसके समीकरण क्या हैं और इसका गुण क्या होता है, या फिर इसके उपयोग क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आपको पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम समझेंगे, इसके सारे चीज़ को समझेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री में। इस चैप्टर से 5 नंबर भी ज़्यादातर आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो बहुत ही इजी है और काफ़ी अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों हम कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले हम जानेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, ठीक ना। अणुसूत्र, सोडियम बाई का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, इसको पहले जानेंगे। इसका अणुसूत्र जो होता है NaHCO3, ये क्या हो गया हमारा, इसका अणुसूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का आपको एग्जाम में पूछता है कि अणुसूत्र क्या होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडे का अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये हमारा क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। तो बच्चों आपको याद रखना है इसका हमेशा फॉर्मूला, इसका सूत्र याद रखना है दिमाग में कि क्या होता है, NaHCO3। अब आपको पूछा जाएगा कि बनाने का सिद्धांत, इसको बनाने का सिद्धांत कैसे बनाया जाएगा, बनाया कैसे जाएगा, बनाने का क्या होगा सिद्धांत, तो इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो अमोनिया गैस द्वारा, कौन सी गैस के द्वारा, अमोनिया गैस द्वारा, ठीक ना बच्चों, अमोनिया गैस द्वारा, अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, कौन सी गैस के द्वारा, अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, किसमें, संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त जलीय विलयन में। देखो बच्चों, अब इसका बनाने का सिद्धांत आपको समझना है, क्या होता है बनाने का सिद्धांत, कैसे बनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि अमोनिया गैस के द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में क्या चीज़ मिलाने से, क्या चीज़ मिलाने से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से हमको क्या तैयार होता है, तो मिलाने से हमको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है या खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अमोनिया गैस के द्वारा, किस गैस के द्वारा, अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में क्या मिला देने से, कौन सी गैस मिला देने से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हो चुका है कि अणुसूत्र क्या होते हैं। तो अणुसूत्र आपको बता चुके हैं NaHCO3 और बनाने का सिद्धांत भी आप समझ गए यहाँ पर। अब बनाने के अलावा आप इसको याद रखेंगे कि इसका गुण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है बच्चों। अगर आपको पूछा जाएगा कि गुण इसके क्या होते हैं या 5 नंबर में पूछता है तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आप इसी प्रकार लिखेंगे जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक ना। और गुण पूछता है तो आपको सबसे पहले इसका गुण 3, 4, 5 आपको हम गुण बताते हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट गुण आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, आगे बताते हैं, ठीक ना। जो इसका गुण है या सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है, जल में जो विलयन होता है, जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है, तो ये जो होता है बच्चों यह क्षारीय होता है। यह कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है।
ठीक ना। तथा इसका pH मान आपको याद होगा, इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। देखिए बच्चों, पहला अगर आपको गुण पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या होता है, तो आपको याद रखना है गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक ना। और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान याद होना चाहिए आपको कि इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय होगा तो इसका pH मान कितना होगा बच्चों, इसका pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक ना बच्चों। आगे चलते हैं हम दूसरा कि यह अम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यह जो होता है अम्लों को, किसको, अम्लों को उदासीन, यह अम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तथा इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। यह अम्लों को जैसे ही उदासीन करेगा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह हमको क्या देगा, पहला आपको याद रखना है जलीय, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और यह अम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यह अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन करेगा। और उदासीन के फलस्वरूप हमको क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देगा, उदासीन के फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक ना बच्चों। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट को जानेंगे कि यह सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर, इसको क्या करेंगे, गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोबिया सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, या फिर हमको धोबिया सोडा प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होगा, धोबिया सोडा, ठीक ना। तो 3 पॉइंट हम समझते पहले कि पहला क्या होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। और यह अम्लों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक ना। और इसको किसको, तो गर्म सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक ना बच्चों। और इसके ये भी प्राप्त होगा, और प्लस हमको धोबिया सोडा भी प्राप्त होता है। ये दोनों चीज़ हमको मिलता है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो, ठीक ना। तो ये इसके क्या थे, गुण थे। इसके क्या है, यह गुण है, ठीक ना बच्चों। अब पूछा जाएगा कि आपको इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग उपयोग को जानते हैं। इसके उपयोग को जानेंगे बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या होते हैं, ठीक ना बच्चों। तो पहला उपयोग हम लोग यहाँ से जानेंगे कि क्या कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का मतलब क्या होता है, ठीक ना, या खाने वाला सोडा, ठीक ना। खाने वाला सोडा को हम कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं बच्चों, कहाँ का यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि मम्मी किचन में जो बनाती है तो उसमें जो नमकीन वगैरह, पूरी वगैरह बनाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें खाने वाला सोडा डाल देती है, जिससे वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, एकदम फूल जाता है, और मतलब खांसता खांसता टाइप का हो जाता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग आप पूछ रहा है हमसे कि उपयोग क्या होगा। तो रसोई घर में, कौन से घर में, रसोई घर में, रसोई घर में खांसता व्यंजक बनाने के रूप में, किसके रूप में, खांसता व्यंजक बनाने के रूप में, ठीक ना। रसोई घर में जो इस्तेमाल किया जाता है, खांसता व्यंजक बनाने के रूप में किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आपको पूछ दिया जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप बताएंगे रसोई घर में खांसता व्यंजक बनाने के रूप में।
ठीक ना। या खांसा बनाने के उपयोग किस में किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खांसा बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है, यह अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। कौन सा शामक, अग्निशामक, यंत्र में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जानेंगे, पहले ये दो आपको पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट है किसमें, रसोई घर में खांसा व्यंजक रूप के बनाने के रूप में। दूसरा क्या है, अग्निशामक यंत्रों के रूप में। तीसरा है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, ठीक ना। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, क्या किसका दूर करने में इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट भी हम समझ जाते हैं कि पाव रोटी तथा केक को मुलायम अथवा स्पंजी बनाने में किया जाता है। क्या बनाया जाता है, पाव रोटी केक को मुलायम को क्या करने में, मुलायम या फिर स्पंजी, क्या करने में, या फिर स्पंजी बनाने में किया जाता है। स्पंजी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना बच्चों। तो अब हम इसको रिवीजन करते हैं कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या पूछा जाएगा, या खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहला आपको क्या बताना है, रसोई घर में खांसा व्यंजक के रूप में, रसोई घर में खांसा व्यंजक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, या खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, अग्निशामक यंत्र में हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तीसरा क्या है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा, पाव रोटी केक को मुलायम अथवा स्पंजी बनाने में हम उपयोग करते हैं किसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा खाने वाला सोडा का उपयोग हम करते हैं इसमें, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका था 5 नंबर। अगर यह क्वेश्चन आएगा तो आप 5 नंबर में इस सबको लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आपका पूरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। सबसे ज़्यादा आपको अनुसूत्र, अगर अनुसूत्र पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र होते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत दफ़ा पूछता भी है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है NaHCO3 इसका क्या होता है, अनुसूत्र होता है। और बनाया कैसे जाएगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का सिद्धांत को बताएं, तो आप क्या बोलेंगे कि अमोनिया गैस द्वारा संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में हम क्या मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे आपको पूछा जाएगा तो गुण क्या है, इसके गुण क्या होता है, या आपको पूछ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, 2 नंबर में पूछेगा। तो आप पहला गुण क्या लिखेंगे कि यह क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यह अम्लों को उदासीन कर देता है, और उदासीन के फलस्वरूप हमको क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तीसरा है, यह किसको गर्म करने पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट अथवा धोबिया सोडा प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, गुण को लिख सकते हैं। उपयोग पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या किन्हीं 2 उपयोग को लिखें, तो आप क्या बोलेंगे, इतना उपयोग आपको बता चुके हैं, इनमें से कोई 2 उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक को लेकर आते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों इसको समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना बच्चों। ये आपका टॉपिक है, ये आपका क्या है, टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जानेंगे बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है बोर्ड में और पूछता ही है, इस बार भी पूछने का पूरा चांस है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ठीक ना। इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले हम लोग अणुसूत्र जानेंगे, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है, गुण क्या होती है, खासियत क्या होती है, वो पूछता है एग्जाम में। या फिर इसके आपको पूछ देगा कि इसके उपयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक ना बच्चों, और इसको पूरा जानकारी रखना है माइंड में, ताकि आपको ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर ना आओ, ठीक ना। तो अब हम इसको जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। हम आपको ले चलते हैं अणुसूत्र के पास। उससे पहले जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, ठीक ना। पहले इसको जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए बच्चों हमको जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, जिप्सम की। किसकी, जिप्सम। किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों, जिप्सम की। जो क्या आप बोलोगे जिप्सम क्या होता है सर जी, तो जिप्सम जो होता है हल्का चूना पत्थर होता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमको जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है। अब जिप्सम को हम क्या करते हैं, गौर से सुनना बच्चों कि जिप्सम को हम क्या करते हैं। जिप्सम को जो बच्चों हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस ताप, कितने डिग्री ताप पर, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक ना। 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक ना बच्चों। इसको हम 120 डिग्री ताप पर गर्म कर देते हैं जिप्सम को, तो हमको ऑलरेडी क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, ठीक ना बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो क्या बोलेंगे, अगर आपको पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक ना। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपको। आप क्वेश्चन बैंक देख लेंगे बच्चों, ठीक ना, कि जिप्सम का अणुसूत्र, जिप्सम का क्या पूछ देगा, अणुसूत्र। अणुसूत्र आप याद रखेंगे, ठीक ना, जिप्सम का अणुसूत्र, जिप्सम, जिप्सम का अणुसूत्र पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ठीक ना। जिप्सम का अणुसूत्र आपको पूछेगा तो क्या बताएंगे, CaSO4 into 2H2O, ठीक ना। ये हो गया बच्चों आपको किसका, जिप्सम का अणुसूत्र हो गया, ठीक ना। जिप्सम का क्या हो गया, अणुसूत्र। आपको याद रखना है कि जिप्सम क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है, जिसको हम क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देते हैं, और ताप पर गर्म करने से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अब तैयार हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार। तो इसका सूत्र क्या याद रखेंगे, CaSO4 into 2H2O क्या होता है, जिप्सम का हमको अणुसूत्र होता है, ठीक ना। अब आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, CaSO4 into 1/2H2O। यानी क्या हो गया, यह हो गया आपको CaSO4 into हाफ H2O। इसको आप क्या बोल सकते हैं, हाफ H2O, ठीक ना। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको क्या है, अणुसूत्र है। तो दोनों सूत्र को हमको याद रखना है, माइंड में रखना है। आपको जिप्सम का सूत्र पूछा जाएगा तो CaSO4 into 2H2O बोलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र पूछेगा तो CaSO4 into हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है।
तो अब आप याद रखेंगे कि बनाने का क्या सिद्धांत था, कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र CaSO4 × ½ H2O। यहाँ पर ऐसे ही याद नहीं रहेगा आपको, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, टू का मतलब हो गया दूध, ठीक ना। H2O का मतलब होता है जल। क्या होता है, जल। तो 2 बाल्टी जल किसका सूत्र हो गया, जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो 2 बाल्टी जल किसका, लास्ट में लगाओ ना 2H2O, मतलब 2 बाल्टी जल। 2 बाल्टी जल होगा तो किसका सूत्र होगा, जिप्सम का अनुसूत्र होगा। अगर आपको पूछेगा तो यहाँ पर देखिए 1/2 मतलब आधा, तो आधा बाल्टी जल हो गया, H2O है तो यहाँ पर जल, आधा जल मतलब आधा बाल्टी जल पूछेगा तो आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो लास्ट में क्या होता है, आधा बाल्टी जल, और जिप्सम का पूरा 2 बाल्टी जल होता है लास्ट में, ठीक ना। तो ये सूत्र हो गया दोनों का। अब इसको भी हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, इसकी गुण क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुण क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। तो बच्चों क्वालिटी को जानेंगे हम पहले कि गुण क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुण क्या होती है, ठीक ना। तो गुण को जानेंगे बच्चों यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो गुण होता है वो क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का महीन चूर्ण होता है। यह कैसा होता है, तो पहले इसका कलर बताएंगे, इसका रंग बताएंगे कि यह जो होता है सफ़ेद होता है और महीन चूर्ण होता है। कैसा होता है, महीन चूर्ण होता है, मतलब महीन छोटे छोटे दाने वाला एकदम पिसा हुआ क्या होता है, चूना होता है, ठीक ना। तो पहला गुण क्या बताना बच्चों कि यह सफ़ेद रंग का महीन चूर्ण होता है, मतलब इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है, और क्या चीज़ होता है, तो महीन चूर्ण होता है, ठीक ना बच्चों। ये पहला पॉइंट है आपका। अब दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक ना, इसका गुण क्या है, इसकी गुण क्या होता है, तो यह जल से शीघ्र अभिक्रिया करके कठोर या ठोस हो जाएगा। जैसे ही जल से यह अभिक्रिया करेगा, जल से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक ना। यह जैसे ही जल से अभिक्रिया करता है तो शीघ्र का मतलब होता है बच्चों तुरंत ही, मतलब यह क्या हो जाएगा, कठोर या ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर अथवा ठोस हो जाएगा, कठोर या फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब बोलोगे देखो हम लोगों का जो हाथ टूटता है बच्चों, तो हाथ जो टूट जाता है तो आप देखे होंगे कि उस पर प्लास्टर करता है, उस पर क्या करता है, प्लास्टर करता है। और वो कैसे होता है, सफ़ेद रंग का होता है कि नहीं होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और उसमें से देखते होंगे महीन चूना निकलता है, तो वो क्या होता है, सफ़ेद रंग का महीन चूर्ण ही होता है। और उसको क्या करते हैं, जब हम उसको करवा लेते हैं प्लास्टर को डॉक्टर से, तो क्या होता है, जैसे उस पर जल को लेपता है, जल को क्या करता है, हल्का हल्का भिंगाता है, तो उसको पॉलिश करता है। तो जल को जैसे ही अभिक्रिया कराता है उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो वो क्या हो जाता है, शीघ्र ही क्या हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है या ठोस हो जाता है। आप देखे होंगे बच्चों जिसका हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो आप देखे होंगे या अगल बगल में देखे होंगे, ठीक ना। जैसे ही उस पर जल को अभिक्रिया कराया जाता है तो वो क्या हो जाता है, शीघ्र यानी तुरंत ही वो क्या कौन सा रूप ले लेगा, कठोर या ठोस का रूप को अपना लेता है, ठीक ना बच्चों। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण है। आपको गुण पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण किन्हीं 2 गुणों को लिखें तो आप क्या बोलेंगे, या सफ़ेद रंग का महीन चूर्ण होता है, नंबर 2 या जल से अभिक्रिया करके शीघ्र ही कठोर या ठोस हो जाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो ये 2 गुण को आपको याद रखना है, माइंड में याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे कि इसको उपयोग कहाँ करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा प्राप्त हुआ है इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बच्चों, तो इसको देखना हम, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक ना। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक है। अब उपयोग के पास चलते हैं बच्चों कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उपयोग, अगर आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें तो आप क्या बताएंगे, उसको चलते हैं पहला पॉइंट में लेकर, ठीक ना। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, कौन सी चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में
चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसमें? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों का, ठीक ना बच्चों, हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि शल्य चिकित्सा में मतलब अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो आप जाते हैं तो उसमें क्या करता है, जो आपकी जो हाथ की हड्डी टूट जाती है या किसी भी चीज़ की हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या करता है, उसको जोड़ने में मदद करता है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्या करता है, आपको मदद करता है और वही के ज़रिए आपका टूटी हड्डी को जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा होता है, इसका पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में, कौन से शाला में? प्रयोगशाला में, ठीक ना, प्रयोगशाला में छिद्रों को बंद करने में, ठीक ना। जो प्रयोगशाला होते हैं, लैब होते हैं, उसमें कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिसको बंद करने में हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना बच्चों। तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे मूर्तियों का साँचा बनाने में। तो मूर्तियों का साँचा बनाने में, ठीक ना। देखे होंगे कि मूर्ति तैयार होती है, कहीं कहीं मिट्टी से उसका ढांचा बनता है या फिर कहीं कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी क्या किया जाता है, मूर्तियों का सांचा को तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। या फिर अग्निशामक जो पदार्थ होते हैं उसको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना बच्चों। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है या 4 पॉइंट याद रखना है, वैसे 2-3 ही पॉइंट लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। पहला शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा प्रयोगशाला में छिद्रों को बंद करने में, तीसरा मूर्तियों का सांचा बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यह क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों। या इससे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़े हैं, यानी खाने वाला सोडा को पढ़े हैं, वो भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन आसान है, आप इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना बच्चों। या अम्ल भस्म लवण कोई भी आपका टॉपिक आता है तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, जैसे जैसे समझे हो बच्चों। तो आपको इसको गौर से समझना, बार बार इसको देखना वीडियो को, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, ठीक ना। तो ये सारे आपको 5 नंबर में आएंगे तो आप अनुसूत्र लिख देंगे, बनाने का सिद्धांत लिख देंगे, गुण लिख देंगे और उपयोग को लिख देंगे, तो आपका ये पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक ना बच्चों। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इतना ही टॉपिक रहने देते हैं अम्ल भस्म लवण से, और जो भी टॉपिक बच गया, जो भी क्वेश्चन हमारा बच गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छा से क्लियर करेंगे बच्चों। तो सारे वीडियो को आप अच्छे से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को रिवीजन करें, अच्छे से याद करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा कर सको बच्चों। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छे नंबर आएंगे तो सारे लोग खुश होंगे, ठीक ना बच्चों। तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत में लगे रहो, अपनी तैयारी में एकदम पूरे जीओ जान से लगे रहो, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो तो आपका भविष्य अच्छा हो, मतलब रिजल्ट अच्छा हो, ठीक ना बच्चों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, आई होप कि आपको यह सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं अच्छे से। आप कमेंट में ज़रूर लिखें प्यारे बच्चों, आप कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ सर मुझे समझ आया या नहीं समझ में आया, मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, वो सारे को आप कमेंट में ज़रूर लिखें बच्चों। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी दोस्त में जाएंगे तो सभी दोस्त को पढ़ सकेंगे, आपके सारे स्टूडेंट को फ़ायदे हो सकेंगे, और सारे स्टूडेंट का फ़ायदा होगा तो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारे का भला हो जाएगा तो आपका भी भला हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो इसी पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।